हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सावित्री गांधी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को दी मंजूरी। केदारनाथ में रोपवे से 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा, 36 लोग बैठ सकते हैं। खबर है कि केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी जो यात्रा 8-9 घंटे में पूरी होती है वह घटकर अब 36 मिनट हो जाएगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। वहीं राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इसे बनाएगा। बता दें कि भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ में है और ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मंदाकिनी नदी है और केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। किसानों का मार्च, पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर सील, 100 किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पेंट कर लाए। सीएम मान से बहस के बाद भड़के किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 5 मार्च से चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अनिश्चितकालीन धरना लगाएगा और किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मोहाली से चंडीगढ़ में घुसने का ऐलान किया है। किसान एमएसपी की गारंटी के कानून समेत 13 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन से धरने की परमिशन नहीं मिली है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब से सटे हुए बॉर्डर इलाके सील कर दिए हैं। यहां तक कि किसान चंडीगढ़ में न घुसे इसके लिए पुलिस बाइक कार सवारों के भी आईडी प्रूफ चेक कर रही है। मोहाली में रोपड़ जिले से आए 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में ली हैं। किसानों ने अपने ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर रंग किया हुआ है ताकि सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान न हो पाए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि पुलिस जहां रोके वहीं सड़क किनारे खाली जगह पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने का आरोप लगा पंजाब पुलिस पर किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकराया। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से किया इनकार, भाई से जिम्मेदारी वापस ली। खबर है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मायावती की भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी नहीं बन रही है। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। इसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली है। बता दें कि मायावती ने एक्स पर 2 पोस्ट किए। इसमें लिखा कि आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जा रही है। भाजपा बोली, पश्चिम बंगाल के जातीय सर्वे से भेदभाव बढ़ेगा, इससे मुसलमानों को फायदा होगा। ममता बनर्जी ने कहा था, भाजपा फर्जी वोट जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा के महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने कहा कि टीएमसी सरकार जाति आधारित सर्वे कराकर सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाना चाहती है। इसका मकसद मुस्लिम ओबीसी को फायदा पहुंचाना है, इससे हिंदू ओबीसी को नुकसान होगा। दरअसल 27 फरवरी को ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। चुनाव आयोग भी इसमें उनकी मदद कर रही है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे वोटर लिस्ट की जांच करें और किसी भी दिन एनआरसी और सीए के नाम पर सही वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले के मैनुअल सिस्टम में ईपीआईसी नंबर गलत तरीके से दिए गए थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया ERONET यानी इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम पर शिफ्ट हो चुकी है, जिससे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। चटर्जी ने कहा कि सर्वे में पूछे जा रहे सवाल हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करेंगे। यह सांप्रदायिक और गैर कानूनी दोनों हैं। सर्वे में पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने पड़ोसियों के साथ खाना साझा करते हैं। आज तक इस तरह के सवाल हमने कभी नहीं देखे। जातीय सर्वे के जरिए जानबूझकर सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
स्टालिन बोले, परिसीमन 1971 की जनगणना के मुताबिक हो। साउथ के राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए। मोदी का तमिल से प्यार दिखता नहीं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वॉर पर सर्वदलीय बैठक हुई। स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। उन्होंने यह भी मांग करते हुए कहा कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। ट्राई लैंग्वेज को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा का ये दावा सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तमिल से बहुत प्यार है, तो यह कभी भी काम में क्यों नहीं दिखता। इस बैठक में AIADMK, कांग्रेस, वाम दल यानी लेफ्ट पार्टी और एक्टर विजय की पार्टी TVK समेत कई दलों ने हिस्सा लिया था। वहीं भाजपा, NTK और पूर्व केंद्रीय मंत्री GK वासन की तमिल मानिला कांग्रेस मुप्पनाम ने बैठक का बहिष्कार किया। अबू आजमी बजट सत्र के लिए सस्पेंड। औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था। योगी बोले, यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। बता दें कि मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के भाजपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ और 26 मार्च को खत्म होगा। आपको बता दें कि यहाँ संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी ने जो टिप्पणी की उससे सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। उधर यूपी बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने विधान परिषद में अबू आजमी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अबू आजमी यहाँ उनको बुलाइए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। योगी बोले, अबू आजमी को यूपी बुलाइए, हम इलाज कर देंगे। औरंगजेब जैसी कमबख्त औलाद किसी को न हो, खुद उनके पिता ने कहा था। यूपी बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने विधान परिषद में जवाब दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। उसका पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर रखा था, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। जिसका आचरण औरंगजेब जैसा है वहीं उस पर गौरव की अनुभूति करेगा। ये लोग भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले क्रूर शासक औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। कोई मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। शाहजहां ने अपनी जीवनी में औरंगजेब को कोसते हुए लिखा कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी साल में एक बार तर्पण करते हुए उन्हें पानी अर्पित करते हैं। भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अबू आजमी को यहाँ बुलाइए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इससे कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई। सालाना आधार पर 33% बढ़ा लेन देन। फरवरी 2025 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसके जरिए ट्रांसफर हुई अमाउंट में 20% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले यानी फरवरी 2024 में 1210 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 18.28 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। वहीं इस महीने 3 मार्च तक करीब 39 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इसके जरिए 1050 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू की हायरिंग। टोटल 20 वैकेंसी निकाली। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के BKC में खुलेगा। बिलियनियर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में अपने हायरिंग के प्रयासों को तेज कर दिया है। टेस्ला ने महाराष्ट्र में 20 ओपन पोजीशन को लिस्ट किया है, जिसमें से 15 जॉब्स ओपनिंग मुंबई और 5 वैकेंसी पुणे के लिए निकाली गई है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला के हायरिंग और विस्तार के प्रयास बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट से लाभ उठाने के कंपनी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। टेस्ला का भारत में पहला ऑफिस पुणे में है। पुणे तेजी से ऑटोमोटिव हब बन रहा है, जिसमें मर्सिडीज बेंज और टाटा मोटर्स जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और यही वजह है कि पुणे टेस्ला के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है।
यूट्यूब ने सीईओ नील मोहन के एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर क्रिएटर्स को दी चेतावनी। खबर है कि यूट्यूब ने एक नए फिशिंग स्कैम को लेकर क्रिएटर्स को चेतावनी दी है। स्कैमर्स यूट्यूब के सीईओ नील मोहन का एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे एक निजी वीडियो भेजकर ऐसा दावा कर रहे हैं कि यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन नीति बदल रही है। हालांकि यूट्यूब ने साफ किया है कि वह कभी भी निजी वीडियो के जरिए जानकारी साझा नहीं करती। अगर ऐसी कोई भी वीडियो मिले तो वह स्कैम हो सकता है और इससे बचना चाहिए। बता दें कि कई क्रिएटर्स ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि उन्हें ईमेल मिला जिसमें नोटिफिकेशन फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स या चैनल फॉर क्रिएटर्स नाम के अकाउंट से निजी वीडियो भेजे गए हैं। इन वीडियो में नकली लिंक थे जो लोगों को एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाते थे और उनकी जानकारी चुराने की कोशिश करते थे। कई मामलों में ये ईमेल यूट्यूब के असली पते noreply@youtube.com से भेजे गए जिससे ये असली लग सके। यूट्यूब ने कहा कि कुछ स्कैमर्स उसके प्लेटफॉर्म की सुविधाओं का दुरुपयोग करके नकली वीडियो भेज रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में भी नील मोहन का एक डीप फेक वीडियो देखा गया था। अगर किसी को ऐसा वीडियो मिलता है तो उसे डाउनलोड न करें और तुरंत यूट्यूब पर रिपोर्ट करें। यूट्यूब ने क्रिएटर से सावधान रहने और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है। गूगल मैसेजेस में आया नया एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर, जान लीजिए कैसे काम करता है। गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर लॉन्च किया है जो कि उन्हें धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट मैसेजेस से बचाने में मदद करेगा। ये स्कैम डिटेक्शन टूल को गूगल मैसेजेस ऐप में जोड़ा गया है और इससे जब भी कोई संदिग्ध मैसेज आएगा तो एआई उसे पहचान कर फोन पर चेतावनी दे देगा। यूजर को उस मैसेज को ब्लॉक करने का विकल्प मिलेगा और ये सुविधा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में लॉन्च हो रही है और जल्द ही अन्य देशों में आ जाएगी। ये फीचर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैसेजेस में छिपे हुए संदिग्ध पैटर्न को पहचानेगा और स्कैमर्स अक्सर पहले सामान्य बातचीत शुरू करते हैं और फिर ठगी की कोशिश करते हैं। एआई स्मार्ट तरीके से इन मैसेजेस को ट्रैक करता है और जैसे ही कोई खतरा महसूस करता है तो तुरंत अलर्ट भेजता है। गूगल का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ यूजर के फोन पर होती है जिससे उनकी गोपनीयता बनी रहती है और डेटा कहीं शेयर नहीं किया जाता। डोनाल्ड ट्रंप की विदेशी छात्रों को धमकी, अवैध धरना प्रदर्शन किया तो जेल भेजकर निर्वासित करेंगे। खबर है कि अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी छात्रों के धरना प्रदर्शन करने पर नाराजगी जताते हुए उनको निर्वासित और जेल भेजने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि किसी भी कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय को सभी संघीय निधि रोक दी जाएगी जो अवैध विरोध प्रदर्शन की अनुमति देता है। आंदोलनकारियों को कैद किया जाएगा या फिर स्थायी रूप से उस देश में वापस भेज दिया जाएगा जहां से वे आए थे। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी छात्रों को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर अपराध के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई मास्क नहीं, इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस प्रकार के प्रदर्शनों को अवैध बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में विरोध प्रदर्शन का अधिकार अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन द्वारा संरक्षित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू करने पर भड़क गया चीन, कहा किसी भी युद्ध के लिए तैयार। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत और चीन समेत कुछ देशों पर समान टैरिफ नीति लागू करने का ऐलान किया है। इस ऐलान पर चीन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका को युद्ध चाहिए, चाहे वह टैरिफ हो, व्यापार हो या फिर कोई अन्य प्रकार का आर्थिक टकराव हो, हम इसके लिए तैयार हैं और अंत तक लड़ेंगे। बता दें कि ट्रंप ने चीन पर अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य ओपिओइड की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि फेंटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने का एक तुच्छ बहाना है। अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की सहायता करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा धन्यवाद, बोले आतंकवादी को गिरफ्तार करने में मदद की। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले अमेरिकी कांग्रेस संबोधन में पाकिस्तान को काबुल हमले के सरगना को पकड़वाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सदन में कहा कि अमेरिकी सेना ने 2021 के एबी गेट हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ लिया है, जिसमें अफगानिस्तान वापसी के दौरान 13 अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए थे। उन्होंने कहा कि मैं राक्षस को गिरफ्तार करने के लिए मदद करने के लिए खास तौर से पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
अभिनेत्री रान्या राव का बड़ा खुलासा, बोली सोने की तस्करी के लिए ब्लैकमेल किया गया। खबर है कि कन्नड़ सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री रान्या राव को हाल ही में मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभिनेत्री के ऊपर 14.8 किलोग्राम सोना रखने का आरोप है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। रान्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पूछताछ के दौरान रान्या ने बताया कि उन्हें सोने की तस्करी के लिए ब्लैकमेल किया गया था। रान्या की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों ने रावील रोड स्थित नंदवानी मेंशन में उनके आवास पर छापा मारा। तलाशी के दौरान 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद और 2.06 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। अधिकारियों ने रान्या के घर से 3 बड़े बक्से जब्त किए हैं, जिसमें 17.29 करोड़ का सोना मिला है। फिलहाल रान्या से पूछताछ जारी है। रान्या पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा कर चुकी हैं, जिसके बाद राजस्व खुफिया निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया। नए इनकम टैक्स कानून में अधिकारी जांच सकेंगे सोशल मीडिया और ईमेल, विशेषज्ञों ने किया इसका विरोध। खबर है कि सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय तो कर मुक्त कर दी है, लेकिन इनकम टैक्स से जुड़े हुए नए विधेयक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस विधेयक में प्रावधान है कि आयकर विभाग बिना बताए आपके सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और अन्य चीजों तक पहुंच सकता है। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। विशेषज्ञों ने इस कदम की आलोचना की है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आयकर विभाग को करदाताओं के सोशल मीडिया खातों, ईमेल, बैंक खातों, ट्रेडिंग खातों आदि तक पहुंच प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। अगर आयकर विभाग को शक है कि किसी व्यक्ति ने आयकर की चोरी की है या फिर आभूषण, सोना, धन जैसी अन्य मूल्यवान वस्तु या संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी है, तो आयकर विभाग के पास करदाता के ट्रेडिंग अकाउंट, निवेश खाते और फोन तक एक्सेस लेने का अधिकार होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास रहेंगे इंतजाम। खबर है कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। ये फैसला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया है, जिसमें चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात और मुख्य सचिव अटल डुल्लू शामिल हुए। आपको बता दें कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और जल्द ही इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। न्यूज 18 के मुताबिक बोर्ड और सरकार की ओर से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी और लंगर चलाया जाएगा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित 3880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना संभालेगी। ये यात्रा हर साल 45 से 60 दिनों तक चलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यात्रा पहलगाम मार्ग से 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर की होती है। भारत चीन के बीच मई से शुरू हो सकती है सीधी उड़ान, सरकार कर रही है चर्चा। खबर है कि भारत और चीन के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक भारत चीन इस साल मई से दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से तिब्बत के लहासा के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये फैसला जनवरी में 2 देशों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया, जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी और मार्च के अंत तक इसके लिए अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि भारत और चीन के बीच बीजिंग, ग्वांगझू, संघाई, चेंगदू और कुनमिंग के लिए भी सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इन उड़ानों की शुरुआत साल की दूसरी छमाही में होने की संभावना है और महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 500 से अधिक सीधी उड़ानें संचालित होती थी। सरकार इंडिगो, एयर इंडिया और तिब्बत एयरलाइंस के साथ इन उड़ानों को लेकर चर्चा कर रही है। आज का सुविचार, हमारी सोच इतिहास रटने की नहीं बल्कि इतिहास बनाने की होनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।